ओके बेटा, आज स्टार्ट करते हैं गवर्नमेंट बजट। हमने उससे पहले नेशनल इनकम की रिवीजन कर चुके हैं, मनी बैंकिंग की कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद हमने एग्रीगेट डिमांड वाली यूनिट कवर कर लिए। आज गवर्नमेंट बजट स्टार्ट करते हैं। सबसे इजीएस्ट चैप्टर है, ठीक है। गवर्नमेंट बजट का बेसिकली मीनिंग होता क्या चीज है? गवर्नमेंट बजट क्या है बेटा? वर्ड स्टार्ट होता है बजट से। कहां से स्टार्ट होता है? बजट। बजट का मीनिंग क्या होता है? बजट मींस एस्टिमेट, ठीक है। गवर्नमेंट का बजट भी एक एस्टिमेट होता है फॉर एन अकाउंटिंग ईयर, कि 1 ईयर में हमारा एक बजट है कि हम क्या खर्चा करेंगे और कितनी हमारी इनकम आ सकती है। क्लियर? हम एक एस्टिमेट लगाकर चलते हैं कि कितनी मेरी एस्टिमेटेड इनकम होगी फॉर अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर और कितना मेरा एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर होगा फॉर अ वन फाइनेंशियल ईयर, कि एक फाइनेंशियल ईयर में मैं कितना सोच रहा हूं खर्चा कर सकता हूं और कितना सोच रहा हूं मेरी इनकम आ सकती है। दैट इज नोन एज अ गवर्नमेंट बजट। क्लियर? अब गवर्नमेंट जो बजट है उसके कुछ फीचर्स होते हैं बेटा। फर्स्ट, इट्स अ स्टेटमेंट, नोट ऑफ फैक्ट। ये नहीं है कि जितना आपने बोल दिया उतना ही एक्सपेंडिचर होगा या उतनी इनकम रिसिप्ट्स होंगी। वो ज्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है, ठीक है। जस्ट अ स्टेटमेंट, नोट अ फैक्ट। कोई फैक्ट नहीं है कि जो बोल दिया वैसा का वैसा ही होगा। वो ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। प्लस इट कवर द ड्यूरेशन ऑफ वन फाइनेंशियल ईयर। सिर्फ एक साल की बात होगी, ठीक है। लाइक वन अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल टू 31 मार्च। उसके बाद नया सेशन, नया बजट बनेगा उसके लिए, ठीक है। थर्ड पॉइंट, एक अथॉरिटी होती है जो उसको सैंक्शन करती है, दैट इज फाइनेंस मिनिस्ट्री। किसी के पास पावर होते हैं बेटा जो उसको सैंक्शन करेगा। ऐसा नहीं है कि जो हमने बजट बोल दिया उतना ही एलोकेट हो जाएगा या उससे ज्यादा नहीं हो सकता, कम नहीं हो सकता। उसमें चेंजेस भी हो सकते हैं, बट वो चेंजेस कौन करेगा? फाइनेंस मिनिस्टर करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आता है बेटा रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर जो है वो प्लान होता है किसके अकॉर्डिंगली? हमारे ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंगली। जो गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है, गवर्नमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव है, गवर्नमेंट क्या चाहती है? जीडीपी इंक्रीज करना चाहती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना चाहती है, तो क्या चाहती क्या है गवर्नमेंट, उसके बेसिस पर ही क्या सेट किया जाता है? बजट सेट किया जाता है, ठीक है। प्लस बजट जो है वो हमारे एग्रीगेट फिस्कल डिसिप्लिन को डिनोट करता है कि कैसे, मतलब बेसिकली अगर एग्रीगेट फिस्कल डिसिप्लिन की बात करते हैं इसका मतलब होता है कि कितना रेवेन्यू और कितना खर्चा है। हम इस तरह से बजट बनाते हैं कि जिसमें हमारा रेवेन्यू ज्यादा और खर्चे कम हो। इसका मतलब कि डेफिसिट ना हो ज्यादा। प्लस कि किस तरह से रिसोर्स एलोकेट करना है, क्योंकि हमें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करना है, प्लस सोशल वेलफेयर ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट। तो दोनों ही ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है, उसके लिए गवर्नमेंट बजट इस तरह से बनाएगी, एलोकेट इस तरह से करेगी कि दोनों ही ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए। फिर आता है बेटा हमारा ऑब्जेक्टिव्स क्या गवर्नमेंट बजट। फर्स्ट, हाई रेट ऑफ जीडीपी ग्रोथ। गवर्नमेंट देखो जब भी बजट बनाती है, हर बजट का एक अपना यूनिक फीचर होता है, बट हर बजट में कुछ फीचर्स, कुछ ऑब्जेक्टिव सेम रहते हैं कि हाँ ये चीज तो हमें चाहिए चाहिए। लाइक फर्स्ट आता है जीडीपी ग्रोथ होनी चाहिए। गवर्नमेंट जब भी बजट बनाती है वो ये देखती है कि जीडीपी कैसे इंक्रीज हो, ठीक है। और जीडीपी इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट ये नहीं कहती लास्ट ईयर 5% से हुई तो इस साल भी 5% से हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। गवर्नमेंट चाहती है कि जीडीपी इंक्रीज हो और हाई रेट से इंक्रीज हो। लास्ट ईयर 5% से हुई थी तो इस ईयर कम से कम 7 या 8% से होनी चाहिए। नेक्स्ट ईयर उससे ज्यादा रेट से होनी चाहिए। तो चाहती है कि रेट भी क्या होता रहे? इंक्रीज होता रहे। और जीडीपी इंक्रीज कैसे होगी? अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रोड्स, डैम्स, ब्रिज, फ्लाईओवर्स, बैंकिंग, इंश्योरेंस सेक्टर, अगर ये हमारे अच्छे हैं सारे सेक्टर्स, तो हम इससे बाहर की कंपनीज को अट्रैक्ट कर सकते हैं। और ज्यादा से ज्यादा कंपनीज अगर इंडिया में इन्वेस्ट करेंगी तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, तो जीडीपी इंक्रीज हो जाएगी। सेकंड आता है बेटा एलोकेशन ऑफ रिसोर्स। गवर्नमेंट जब भी बजट बनाती है वो ये भी देखती है कि रिसोर्सेज को किस तरह से एलोकेट करना है, क्योंकि मैंने आपको बताया दो तरह के ऑब्जेक्टिव होते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और सोशल वेलफेयर। एलोकेशन की जगह ना आपको कई बार वर्ड लिखा सकता है री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि रिसोर्सेज को कैसे री एलोकेट करना है। क्योंकि देखो अगर हमने सारे के सारे रिसोर्सेज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वाले पॉइंट्स में लगा दिए, ठीक है, उससे क्या होगा? वेलफेयर नहीं होगा बट प्रॉफिट होगा। बट सारे अगर वेलफेयर वाले पे लगा दिए तो वेलफेयर तो हो जाएगा बट प्रॉफिट नहीं होने वाला। तो गवर्नमेंट चाहती है दोनों चीजें हो। अब प्रॉफिट तो जो हार्मफुल गुड्स होते हैं उनसे भी हो सकते हैं, तो गवर्नमेंट ये भी नहीं चाहेगी कि हार्मफुल गुड्स की प्रोडक्शन को इंकरेज करे। तो गवर्नमेंट क्या करती है, जो हार्मफुल गुड्स होते हैं उनकी प्रोडक्शन को डिस्करेज करती है, इंजूरियस टू हेल्थ जो होते हैं, डिस्करेज थ्रू हैवी टैक्सेशन। ये टैक्स ज्यादा लगाकर गवर्नमेंट उनकी प्रोडक्शन को डिस्करेज करती है, और जो सोशल वेलफेयर गुड्स होते हैं उनकी प्रोडक्शन को इंकरेज करती है थ्रू सब्सिडीज। ज्यादा से ज्यादा सब्सिडीज देकर वो उनकी प्रोडक्शन को इंकरेज भी करती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा थर्ड, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ।
देखिए जो रिच और पुअर का गैप है हमारी कंट्री में काफी ज्यादा है, ठीक है। गवर्नमेंट कभी भी नहीं चाहती वो गैप इंक्रीज हो या उतना ही रहे, गवर्नमेंट चाहती है कि रिच और पुअर का गैप भी क्या होता रहे, कम होता रहे। सो गवर्नमेंट उसके लिए भी जब भी बजट बनाती है तो उसमें भी उसको भी ऑब्जेक्टिव पे रखती है कि कैसे करे उस चीज के ऊपर वर्क। तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट कहती है कि हम एक काम करते हैं, हम अपने रेवेन्यू साइड गवर्नमेंट अपनी इनकम को, टैक्स इनकम को कम कर देती है बाय गिविंग टैक्स एग्जम्पशन, जिससे लोगों के पास ज्यादा पैसा बचेगा, और अगर ज्यादा पैसा बचेगा तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर पाएंगे और वो जॉब अपॉर्चुनिटीज जनरेट कर सकते हैं। सेकेंडली एक्सपेंडिचर साइड गवर्नमेंट हेल्थ, एजुकेशन, इन चीजों के ऊपर खर्चा करती है ताकि पुअर को उनका बेनिफिट मिल सके और वो अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा कर सके उसके। एंड नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा हमारा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। गवर्नमेंट जब भी बजट बनाती है उसका ये भी एक ऑब्जेक्टिव रहता है कि एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो, ठीक है। गवर्नमेंट कभी भी ये बजट नहीं बनाती कि मुझे एम्प्लॉयमेंट ना भी इंक्रीज हो चल जाएगा, नहीं। गवर्नमेंट का हमेशा से ऑब्जेक्टिव है अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करना है, खत्म करना है। तो उसके लिए कुछ स्कीम जैसे लाइक मनरेगा स्कीम हमने पढ़ी है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसमें हर पर्सन को 100 डेज के लिए जॉब मिलेगी, ठीक है, जो भी अनस्किल्ड वर्क करने के लिए रेडी है। तो उसके लिए भी गवर्नमेंट ने ऑब्जेक्टिव्स बनाए हैं, ठीक है, ताकि इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट होती है। एंड द लास्ट पॉइंट, बैलेंस रीजनल ग्रोथ। गवर्नमेंट जब भी बजट बनाती है वो ये भी देखते हैं कि हर एक एरिया, हर स्टेट डेवलप। गवर्नमेंट कभी भी ये नहीं कहती कि अगर हमारे लिए एक पर्टिकुलर स्टेट डेवलप है तो दूसरी स्टेट डेवलप नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, वो कंट्रीब्यूट कर रही है, नहीं। गवर्नमेंट चाहती है कि हर स्टेट से कंट्रीब्यूशन आए, ठीक है। तो कुछ बैकवर्ड एरियाज को गवर्नमेंट स्पेशल इकोनॉमिक जोन एरिया डिक्लेयर कर देती है और उसमें आपको कुछ बेनिफिट्स देती है कि अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हो तो हम आपको ये बेनिफिट देंगे, और उससे क्या होगा, आपको प्रोडक्शन करने के लिए इंकरेजमेंट मिलती है और वो उस स्टेट से भी जीडीपी कंट्रीब्यूशन स्टार्ट हो जाती है। क्लियर? सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा टाइप्स ऑफ बजट। देखो जब भी गवर्नमेंट बजट बनाती है तो 3 टाइप के बजट बना सकती है, डेफिसिट बजट, सरप्लस बजट, बैलेंस बजट। डेफिसिट मतलब जब गवर्नमेंट का एस्टिमेटेड खर्चे ज्यादा रखेगी और रिसिप्ट क्या रखेगी गवर्नमेंट, कम। एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर इज मोर देन द एस्टिमेटेड रिसिप्ट। जब गवर्नमेंट के खर्चे ज्यादा होंगे और रिसिप्ट कम होंगे, दैट इज नोन एज डेफिसिट बजट। फिर एक आता है बेटा सरप्लस बजट, जब गवर्नमेंट अपनी रिसिप्ट को ज्यादा रखती है और एक्सपेंडिचर को क्या रखती है, कम। और जो भी ये बात हो रही है वो सारी एस्टिमेशन की बात हो रही है, ना कि एक्चुअल की बात हो रही है। तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सरप्लस बजट। फिर एक आता है बेटा बैलेंस बजट। बैलेंस कब होगा, जब एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट क्या रहेंगे, दोनों इक्वल। उसको हम क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड बजट। एंड द एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू द एस्टिमेटेड रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट, इज नोन एज बैलेंस बजट। नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा बजट रिसिप्ट। देखो अभी हमने पढ़ा 2 चीजें होती है गवर्नमेंट के बजट में, एक तो रिसिप्ट और एक एक्सपेंडिचर। और रिसिप्ट भी कौन सी, एस्टिमेटेड, एक्सपेंडिचर भी कौन सा, एस्टिमेट। तो कौन सी एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स होते हैं, कौन सी एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर होते हैं, ये दोनों चीजें देखनी है। तो गवर्नमेंट की बजट रिसिप्ट क्या, बजट रिसिप्ट का मतलब होता है गवर्नमेंट एक एस्टिमेट करती है कि मुझे पैसा कहां कहां से आएगा, ठीक है। दैट इज एन एस्टिमेटेड रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेज ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। कि एक अकाउंटिंग ईयर में गवर्नमेंट कहां कहां से पैसा रेज कर सकती है, पैसा अर्न कर सकती है, प्लान कर रही है, दैट इज नोन एज बजट रिसिप्ट। क्या बोलते हैं उसको हम, बजट रिसिप्ट। अब बेटा बजट रिसिप्ट 2 टाइप की होती है, आपको यहां पर लिख के बता रहा हूं, एक रेवेन्यू रिसिप्ट और एक इसके बाद आएगी नेक्स्ट स्लाइड में कैपिटल रिसिप्ट। कौन कौन से 2 टाइप होते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट। देखो रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है, रेवेन्यू पहली बात तो रिसिप्ट, रेवेन्यू और कैपिटल छोड़ दो, रिसिप्ट क्या, रिसिप्ट का मतलब पैसा आना, पैसा आएगा। जब पैसा आ रहा है दैट इज नोन एज रिसिप्ट। अब रिसिप्ट कैसे आएगी, देखो अगर मैं कहता हूं मेरे एसेट डिक्रीज हो रहे हैं, मतलब रिड्यूस हो रहे हैं, तो पैसा आ रहा है, तो पैसा आएगा। और अगर मेरी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो पैसा आएगा। समझ आया, क्योंकि पैसा आना इज द रिसिप्ट ना। तो पैसा कब आएगा, जब मैंने अपने एसेट बेच दिए तो पैसा आ रहा है, या मैं लाइबिलिटी रेज कर रहा हूं तो भी पैसा आ रहा है, ठीक है। तो अब हमने ये देखना है कि इनमें से दोनों पॉइंट, इन दोनों चीजों पर कैसे इफेक्ट करते हैं, रेवेन्यू और कैपिटल। देखो रेवेन्यू रिसिप्ट होते हैं रेगुलर, क्या होती है, रेगुलर।
अब बेटा रेगुलर बेसिस पर जो भी हम अर्न करते हैं, जैसे किसी एक पर्सन का काम है क्लोथ सेल करने का, अब वो क्लोथ सेल कर कर जो पैसा कमा रहा है, ना तो उससे उसके एसेट रिड्यूस हुए, ना उससे उसकी लायबिलिटी इंक्रीज हुई, इन दोनों में से तो कुछ नहीं हुआ ना, बट फिर भी पैसा तो आया, तो वो किस में आएगा? रेवेन्यू रिसिप्ट। किस में आएगा? रेवेन्यू। तो हम कहते हैं जो भी गवर्नमेंट अर्न करती है पैसा विदाउट एनी रिडक्शन ऑफ एसेट, ना तो एसेट रिड्यूस होंगे ना ही लायबिलिटी इंक्रीज होगी, उन दोनों में जब कुछ भी इफेक्ट नहीं आएगा तब तो क्या बन जाएगा? रेवेन्यू रिसिप्ट। क्या बन जाएगा? रेवेन्यू रिसिप्ट। अब इन दोनों में से किसी एक पर भी इफेक्ट आ गया तो क्या बन जाएगा? कैपिटल रिसिप्ट। क्लियर है? When neither reduce asset nor increase liability, दोनों में से कुछ नहीं हुआ तो क्या बन गया? रेवेन्यू। दोनों में से कुछ एक हो गया तो क्या बन जाएगा? कैपिटल। समझ आया पॉइंट? अब आते हैं बेटा नेक्स्ट पॉइंट, रेवेन्यू रिसिप्ट कितने टाइप की होती है फिर गवर्नमेंट के पॉइंट से? एक होता है टैक्स रेवेन्यू और एक होता है नॉन टैक्स रेवेन्यू। अब ये पढ़ते हैं एक बार, टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू कौन से होते हैं? देखो टैक्स क्या है? टैक्स एक लीगल कंपल्सरी पेमेंट है, आपको पे करना ही पड़ेगा, जिसके लिए आप कभी भी मना नहीं कर सकते गवर्नमेंट को कि मैं पे नहीं करूंगा। इट्स योर मॉरल ड्यूटी, यू हैव टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट। कंपल्सरी पेमेंट है। पेमेंट ऑफ टैक्स इज अ पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पीपल, एक खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी, गवर्नमेंट आपको याद नहीं दिलाएगी कि आपको टैक्स पे करना है। इम्पोज लीगली, हर जगह लगाया जाता है, लीगली लगता है। और जो भी टैक्स से पैसा आएगा हम कहते हैं कि गवर्नमेंट किसके ऊपर खर्च करेगी? पब्लिक वेलफेयर के ऊपर। किसके ऊपर खर्च करेगी? पब्लिक वेलफेयर। क्लियर है? अब बेटा टैक्स दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। हमने नेशनल इनकम में पढ़ा है। डायरेक्ट टैक्स कौन से होते हैं? whose liability can't be shifted, जिसकी आप लाइबिलिटी शिफ्ट नहीं कर सकते, मतलब लाइबिलिटी एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्स लाइज ऑन सेम पर्सन। मेरी इनकम के ऊपर टैक्स लगेगा, मैं ही पे करूंगा, सामने वाला पे नहीं कर सकता, उसको हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट कौन सा होता है बेटा? जिसकी आप लाइबिलिटी शिफ्ट कर सकते हो, मतलब लाइबिलिटी एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्स लाइज ऑन डिफरेंट पर्सन। अब फॉर एग्जांपल आप नोटबुक लेकर आते हो, नोटबुक के प्राइस पे लिखा होता है ना इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, लगा किसके ऊपर? मैन्युफैक्चरर के ऊपर। पे कौन कर रहा है? कस्टमर। तो उसका मतलब लगा किसी और के ऊपर, लाइबिलिटी किसी और की थी, तो वो इनडायरेक्ट टैक्स, दैट इज जीएसटी हो गया। समझ आया पॉइंट? सो टैक्स हमने कहा रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट कौन सी होती है? ना तो एसेट कम होंगे ना लाइबिलिटी इंक्रीज हो, दोनों में से कुछ नहीं हुआ। रेवेन्यू कितने टाइप के हुए? दो। पहला टैक्स, टैक्स एक कंपल्सरी पेमेंट है जो देनी है, क्योंकि टैक्स से ना तो गवर्नमेंट के एसेट कम होते हैं ना लाइबिलिटी इंक्रीज होती। और दूसरा आता है बेटा नॉन टैक्स रेवेन्यू। कौन सा आता है? नॉन टैक्स। नॉन टैक्स कौन से होते हैं? जिसमें टैक्स नहीं लगा फिर भी पैसा कमाया जाए। कैसे? लाइसेंस, आप रोड पे व्हीकल चलाने के लिए लाइसेंस लेते हो गवर्नमेंट से, ठीक है, या फिर कोई मान लो आपने मेडिसिन की शॉप ओपन करनी है तो उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा, तो गवर्नमेंट उसके लिए क्या चार्ज करती है? फीस, तो उसमें आ जाएगा। आप गवर्नमेंट स्कूल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हो, सर्विसेज लेते हो, तो उससे गवर्नमेंट क्या चार्ज कर रही है? फीस, तो वो आ जाएगी। प्लस आपने कोई रूल फॉलो नहीं किया, चलान हो गया आपका, तो वो किस में आएगा? फाइन्स। तो ये नॉन टैक्स रेवेन्यू वाले, क्यों? जिसमें गवर्नमेंट ने टैक्स से अर्न नहीं किया। समझ आया पॉइंट? कोई डाउट तो नहीं बेटा? फिर एक आता है बेटा कैपिटल रिसिप्ट। कौन सा आता है? कैपिटल रिसिप्ट। अभी मैंने आपको बताया रेवेन्यू कौन सा होता है? ना तो एसेट रिड्यूस होंगे ना लाइबिलिटी इंक्रीज, बट कैपिटल कौन सा है? या तो एसेट रिड्यूस हो जाएंगे या लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, दोनों में से एक चीज भी होगी तो भी क्या बन जाएगा? कैपिटल रिसिप्ट। क्लियर है? अब एक एग्जांपल देखते हैं, लाइक बोरोइंग, जो गवर्नमेंट बोरो करती है बेटा। अब गवर्नमेंट ने बोरो किया, गवर्नमेंट ने बोरो किया तो उसकी लाइबिलिटी बढ़ गई है, वहां पर लाइबिलिटी बढ़ गई तो क्या बन जाएगा? कैपिटल रिसिप्ट बन जाएगा। गवर्नमेंट ने अपना स्कूल सेल कर दिया, गवर्नमेंट स्कूल थे उसने सेल कर दिया, स्कूल क्या था उसका? एसेट था, बिल्डिंग थी उसकी, और उसे सेल कर दिया। सेल कर दिया तो क्या करा? एसेट कम कर दिया, तो क्या बन जाएगा? कैपिटल रिसिप्ट बन गई। अब गवर्नमेंट ने टैक्स से पैसा अर्न किया, टैक्स से पैसा अर्न किया, ना तो उससे एसेट रिड्यूस हुए ना लाइबिलिटी इंक्रीज हुई, तो क्या बन जाएगा? रेवेन्यू रिसिप्ट। क्या बन जाएगी? ऐसे क्वेश्चन आएंगे बेटा। क्लियर है? फिर एक छोटा सा अलग से टाइप का क्वेश्चन है टैक्स। टैक्स अभी मैंने आपको बताया कंपल्सरी पेमेंट है, जो कि कौन पे करता है?
हाउस होल्ड, फर्म, कोई भी जो भी पैसा कमा रहा है, ठीक है जी। फीचर्स की अगर बात करें, कंपलसरी है, लीगल प्रोसीजर होता है, पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करता है। अब बेटा टैक्स की क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो पहला आता है प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव। प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है? जिसका रियल बर्डन रिच के ऊपर ज्यादा होता है। मतलब बेसिकली ये वो टैक्स होता है, जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज होगी आपका टैक्स भी इंक्रीज होगा, और इनकम डिक्रीज होगी तो टैक्स भी डिक्रीज। फॉर एग्जांपल एक हमारे स्लैब रेट जो हम नॉर्मल टैक्स में जाते हैं, मैं इसमें पूरा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि काफी टाइम लग जाएगा फिर, ठीक है। जैसे नॉर्मल स्लैब रेट्स होते हैं, 0 से लेकर 2.5 लाख तक की स्लैब रेट है, 2.5 से 5 लाख तक की स्लैब रेट, 5 से 10 लाख तक की स्लैब रेट। तो जैसे जैसे आप जिस जिस स्लैब ब्रैकेट्स में आओगे उसके हिसाब से आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। जो ज्यादा ब्रैकेट में आएगा उसको ज्यादा टैक्स, जो कम वाली में आएगा उसको कम टैक्स। तो रियल बर्डन रिच के ऊपर आया। रिग्रेसिव जिसका रियल बर्डन पुअर के ऊपर आएगा। नॉर्मल गुड्स के ऊपर टैक्स लेट से हम मार्केट में राइस लेने चलेंगे, राइस की वैल्यू 100 रुपीज पर केजी है, लेट से गवर्नमेंट कहती है 100 रुपीज में पर केजी आपको राइस मिल जाएगा, ठीक है। अब पॉइंट क्या, आपको 100 रुपीज में राइस तो मिल रहा है बट गवर्नमेंट कहती है उसके ऊपर 10 रुपीज का टैक्स भी लगेगा। अब जो 10 का टैक्स लगा रही है गवर्नमेंट, वो रिच को तो फर्क नहीं पड़ रहा है पे करते हो, किसको फर्क पड़ेगा? पुअर को। तो बर्डन पुअर के ऊपर जाता। फिर एक आता है वैट स्पेसिफिक टैक्स। बेटा आप कहोगे सर वैट तो सिलेबस से कट हो चुके हैं, नहीं, बट कुछ क्वेश्चंस में भी वैट आ जाता है इसलिए मैंने लिखा हुआ है। वैट वैल्यू एडेड टैक्स, जैसे हमने नेशनल इनकम में पढ़ा था ना, वैल्यू एडेड हर स्टेज पे प्रोडक्शन में ऐड होती रहती है, प्रोडक्शन हर स्टेज पे ऐड होती है, तो हर स्टेज में जितना ऐड होगा उसके ऊपर जो हम टैक्स लगाएंगे दैट इज नोन एज वैल्यू एडेड टैक्स। फिर एक होता है स्पेसिफिक। स्पेसिफिक क्या होता है? पर्टिकुलर पॉइंट। अब फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं जैसे बैगेज पे, आप एक एग्जांपल है, टैक्स का नहीं है वो, एक एग्जांपल से समझ आ जाएगा। बैगेज प्लेन में जाते हो, बैगेज वाले क्या कहते हैं 25 केजी तक फ्री है, उसके बाद हर केजी के ऊपर आपको पे करना पड़ेगा, तो वो स्पेसिफिक ही हो गया ना। ऐसे स्पेसिफिक है कि इतने वेट तक इतना टैक्स, उसके वेट के बाद इतना इतना टैक्स। फिर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अभी पढ़ के हटे हैं। डायरेक्ट जिसके आप लायबिलिटी शिफ्ट नहीं कर सकते, इनडायरेक्ट जिसके आप लायबिलिटी शिफ्ट कर सकते। बेटा हमने बजट रिसिप्ट पढ़ ली, तो उसका उल्टा भी क्या आना चाहिए? एक्सपेंडिचर भी आना चाहिए ना। तो एक्सपेंडिचर कहां होगा? देखो दो ही, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरा कौन सा होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये दो होंगे। देखो रिसिप्ट में पैसा आया था, कब आया था? जब एसेट रिड्यूस हुए या लायबिलिटी इंक्रीज हुई। तो एक्सपेंडिचर में क्या होगा? देखो एक्सपेंडिचर में तो पैसा जा रहा है, या तो एसेट इंक्रीज होंगे तो पैसा जाएगा, या लायबिलिटी डिक्रीज होगी तो पैसा जाएगा। दोनों में से कुछ भी एक हो गया तो क्या बन जाएगा? कैपिटल। दोनों में से कुछ नहीं हुआ तो क्या बन जाएगा? रेवेन्यू। नाइदर रिड्यूस लायबिलिटी नॉर इंक्रीज एसेट। दोनों में कुछ नहीं हुआ तो रेवेन्यू। आइदर रिड्यूस लायबिलिटी और इंक्रीज एसेट तो क्या बन जाएगा? कैपिटल। अब एक एग्जांपल लेते हैं, गवर्नमेंट परचेज ऑफ बिल्डिंग। अब गवर्नमेंट ने बिल्डिंग परचेज करी है तो एसेट इंक्रीज हुए डिक्रीज हुए? इंक्रीज। इंक्रीज हुए, एसेट पर इफेक्ट आया तो क्या बन जाएगा? कैपिटल। गवर्नमेंट ने कलेक्शन चार्जेस पे किए हैं टैक्स को कलेक्ट करने के लिए। अब टैक्स को कलेक्ट करने के लिए कलेक्शन चार्जेस पे कर दिया ना, कलेक्शन चार्जेस ना तो उसकी लायबिलिटी इंक्रीज कर रहे हैं ना एसेट रिड्यूस कर रहे हैं, तो क्या बन जाएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। समझ आया पॉइंट? ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब आता है बेटा मेन क्वेश्चन हमारा, बजट डेफिसिट। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। डेफिसिट क्या होता है? डेफिसिट मतलब खर्चे ज्यादा होंगे और रिसिप्ट क्या रहेगी? कम। तो उसमें तीन तरह के डेफिसिट होता है। पहला जब डेफिसिट आता है, फर्स्ट रेवेन्यू डेफिसिट। कौन सा? रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब होता है जब आपके रेवेन्यू मतलब रेगुलर खर्चे ज्यादा होंगे, किससे? रेगुलर रिसिप्ट से। जब आपके रेगुलर खर्चे ज्यादा हैं, किससे? रेगुलर रिसिप्ट से, तो क्या बनती है बेटा? वो रेवेन्यू डेफिसिट। क्या बनता है वो? रेवेन्यू डेफिसिट। मतलब गवर्नमेंट अपनी रेगुलर इनकम से रेगुलर खर्चे पूरे नहीं कर पा रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं? रेवेन्यू डेफिसिट। अब अगर गवर्नमेंट, इसकी इंप्लीकेशंस की अगर मैं बात करूं, अगर गवर्नमेंट अपने रेगुलर इनकम से अपने रेगुलर खर्चे नहीं पूरे कर पाती है, इट शोज गवर्नमेंट इज इनकैपेबल, और गवर्नमेंट की इनएबिलिटी को शो करता है कि गवर्नमेंट इतनी कैपेबल नहीं है कि वो अपने रेगुलर खर्चों को पूरा कर पा रही है। किसके थ्रू? अपनी रेगुलर इनकम से। क्लियर? अब बेटा अगर मान के चलो
खर्चे ज्यादा है, रिसिप्ट कम है, तो गवर्नमेंट को डेफिसिट हुआ। तो गवर्नमेंट ने इसको क्या करा, बोरिंग करी होगी। क्या करी होगी, बोरिंग इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल रिसिप्ट। रीजन, क्योंकि इससे लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। अब बोरिंग करी, बोरिंग के ऊपर हमें क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट। क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट आपको रेगुलर बेसिस पर देना है, तो इंटरेस्ट जब आप रेगुलर बेसिस पर दोगे तो आपका रेवेन्यू खर्चे बढ़ जाएंगे। रिसिप्ट तो इंक्रीज नहीं हो रही है, खर्चे फिर इंक्रीज हो गए, इनकम आ नहीं रही है, फिर डेफिसिट होगा, फिर बोरो करोगे, फिर इंटरेस्ट पे करना है, फिर रिसिप्ट नहीं बढ़ेगी, फिर डेफिसिट। इससे आप क्या फंस जाओगे, डेट ट्रैप में फंस जाओगे। दैट इज नोन एज इम्प्लीकेशन। ठीक है, देखो यहां पर लिखा हुआ डेफिसिट क्या गया, कैपिटल रिसिप्ट से। उसके बेसिस पे आपका फ्यूचर बर्डन इंक्रीज होगा, बिकॉज लोन और इंटरेस्ट पेमेंट करनी है, जिससे आपका रेवेन्यू खर्चे क्या हो जाएंगे, फिर से इंक्रीज, फिर से रेवेन्यू डेफिसिट इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर, जिससे आप एक डेट ट्रैप में फंस जाओ। अब बेटा ये अपने खर्चों को कैसे कम करें, ये डेफिसिट कैसे कम करें। देखो दो ऑप्शन है डेफिसिट कम करने। पहला, एक तो हम अपने फालतू के खर्चे कम कर दें जिससे कोई प्रोडक्शन नहीं हो रही है। दूसरा, अपनी इनकम बढ़ाएं। कैसे, टैक्सेस इंक्रीज कर। दोनों में से कुछ भी कर लो जिससे आप अपने खर्चे मतलब डेफिसिट को कम कर सकते। क्लियर। फिर एक आता है बेटा फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल होता है टोटल। क्या होता है, टोटल। जब आपके टोटल खर्चे ज्यादा है, क्या ज्यादा है, टोटल खर्चे। किससे, टोटल रिसिप्ट से। बट इसमें बोरिंग इंक्लूड नहीं करते। क्यों नहीं करते, उसका भी रीजन बताता हूं। मैंने कहा टोटल खर्चे लेटर से 10,000 है, टोटल रिसिप्ट आपके 7,000 है, तो कितना डेफिसिट आया, 3,000। 3,000 से इनकम कम रहेगी, तो 3,000 की आपको क्या करनी पड़ेगी, बोरिंग। अब बेटा अगर मैं बोरिंग 3,000 वाली पहले ही बजट इसमें कैपिटल रिसिप्ट में इंक्लूड कर लेता, क्योंकि कैपिटल रिसिप्ट का पार्ट होगा वो, तो बोरिंग इज पैसा आना, एसेट सॉरी लायबिलिटी बढ़ रही है तो पैसा आ रहा है, तो किसका पार्ट होता है, कैपिटल रिसिप्ट का, तो इसमें पहले इंक्लूड होता, तो डेफिसिट कभी भी पता ही ना चलता कितना आ रहा है। तो इसलिए हम इसमें बोरिंग कभी भी इंक्लूड नहीं करते, बोरिंग हमेशा बाद में। क्लियर। तो इसलिए फॉर्मूले में जब तक आपने एक्सक्लूडिंग बोरिंग नहीं लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेगा। और दूसरा ऑप्शन, बजट एक्सपेंडिचर में क्या क्या आता है बेटा, रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर। रिसिप्ट्स में क्या आएगा, रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट। तो दोनों का, इन दोनों का प्लस, उन दोनों का प्लस माइनस, तो क्या आ जाएगा, तो फिस्कल डेफिसिट। और मैंने कहा जितना आपने खर्चा ज्यादा किया उतनी आपको क्या करनी पड़ेगी, बोरिंग। तो बोरिंग को फिस्कल डेफिसिट के इक्वल भी कर देंगे तब भी क्या आ जाएगा, फिस्कल डेफिसिट। और बेटा एक और ऑप्शन है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिसिप्ट का डिफरेंस, रेवेन्यू डेफिसिट। कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसिप्ट का डिफरेंस, कैपिटल डेफिसिट। इन दोनों को प्लस कर देंगे तब भी क्या आ जाएगा, फिस्कल डेफिसिट। क्लियर, कोई डाउट, पक्का। इसकी इंप्लीकेशन, पहला डेट ट्रैप, कि एक लोन को रीपे करने के लिए आपको दूसरा लोन लेना पड़ रहा है, सेकंड लोन को रीपे करने के लिए फिर नया लोन लेना पड़ेगा, तो आप किस में फंस चुके हो, एक डेट ट्रैप में फंस चुके हो। सेकंड, इन्फ्लेशन, बेटा महंगाई बढ़ती जा रही है। रीजन, क्यों बढ़ रही है महंगाई, क्योंकि गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट को बोरो करना पड़ा। गवर्नमेंट किससे बोरो करेगी, सेंट्रल बैंक से। और सेंट्रल बैंक ने क्या करना है, न्यू करेंसी को प्रिंट करना है। न्यू करेंसी प्रिंट होगी जिससे मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, इंक्रीज, जिससे मार्केट में क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन। थर्ड, फॉरेन डिपेंडेंस, बेटा हम किस कंट्री के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, फॉरेन, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है तो हम लोन लेने के लिए बाहर की कंट्रीज के ऊपर डिपेंड। प्लस हैम्पर्स द फ्यूचर ग्रोथ, बेटा फ्यूचर ग्रोथ भी नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती, कि मोस्ट ऑफ द इनकम हमारी किस में चली जाती है, इंटरेस्ट पेमेंट्स में, तो हमारे पास पैसा नहीं बचता जिससे हम फ्यूचर में ग्रो नहीं कर पाते। क्लियर। लास्ट डेफिसिट आता है बेटा हमारा प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी का मतलब क्या है, प्राइमरी का मतलब है हमने ये देखना है इस साल हमारा रेवेन्यू कितना आया और खर्चे कितने आए। अब मान लो इस साल का रेवेन्यू कम है और खर्चे ज्यादा है, जिसमें कोई इंटरेस्ट पेमेंट नहीं है, हमारा सिर्फ क्या है कि रेवेन्यू कम रहेगा और खर्चे ज्यादा है। तो वो खर्चे किस रीजन से ज्यादा है वो हमने देखना है, विदाउट एनी इंटरेस्ट पेमेंट, तो हमारा प्राइमरी डेफिसिट आएगा। बट अगर इस साल का खर्चा ज्यादा हुआ, क्यों ज्यादा हुआ, क्योंकि हमने पिछले साल कोई बोरिंग करी थी, उस वजह से हमें इंटरेस्ट पेमेंट करनी पड़ रही है। वैसे तो खर्चे और रेवेन्यू इक्वल था, बट अगर पिछले साल की बोरिंग ना करते तो इंटरेस्ट पेमेंट ना आती, तो वो हमें इंटरेस्ट पेमेंट की वजह से करनी पड़ रही है। तो हमने देखना है कि वो इंटरेस्ट पेमेंट कितना है।
अगर सारा का सारा बोरिंग इंटरेस्ट पेमेंट के लिए है तो प्राइमरी डेफिसिट रहेगा जीरो। क्या रहेगा? जीरो। बट अगर सारी प्राइमरी डेफिसिट बोरिंग इंटरेस्ट पेमेंट के लिए नहीं है, उसमें से कुछ पार्ट इस साल का खर्चा भी ज्यादा है, तो प्राइमरी डेफिसिट की कोई ना कोई वैल्यू आई। लेट अस से इस साल की बोरिंग है 10,000 और इस साल का इंटरेस्ट पेमेंट है 7,000, तो इसका मतलब इस साल फालतू खर्चा कितना हुआ? 3,000, तो प्राइमरी डेफिसिट आया 3,000। बट लेट अस से अगर 10 और 10 नहीं था तो प्राइमरी जीरो। इसका मतलब इस साल कोई खर्चा नहीं हुआ, इस साल तो पिछले साल की इंटरेस्ट की वजह से पैसा लेना पड़ा, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं। क्लियर है? तो जीरो प्राइमरी समझ आ गया। व्हेन गवर्नमेंट रिस्टोर बोरिंग ओनली टू पे इंटरेस्ट इज नोन एज जीरो प्राइमरी डेफिसिट। अब बेटा सोर्सेज क्या हैं जिसके थ्रू हम फिस्कल डेफिसिट को खत्म कर सकते हैं? दो चीजें, एक तो बोरिंग और एक डेफिसिट फाइनेंसिंग। बोरिंग मतलब पैसा उधार पे ले लो, दो ऑप्शन है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब विद इन द कंट्री और एक्सटर्नल मतलब आउटसाइड द कंट्री। दूसरा प्रिंटिंग अप ऑफ न्यू करेंसी, मतलब आप सेंट्रल बैंक को बोलो, सेंट्रल बैंक न्यू करेंसी प्रिंट करेगा जिससे मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी मार्केट। अब दोनों में से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हो, बट दोनों से इन्फ्लेशन, तो गवर्नमेंट को बड़े वाइसली चूज करना पड़ता है कि कितना करना है जिससे इन्फ्लेशन भी ज्यादा ना। अब आता है बेटा, अभी हमने पढ़ा फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला होता है रेवेन्यू डेफिसिट प्लस कैपिटल डेफिसिट। वो कह रहे हैं अगर ये ना हो क्या तब भी फिस्कल डेफिसिट पॉसिबल है? कैन फिस्कल डेफिसिट बी पॉसिबल विदाउट रेवेन्यू डेफिसिट? यस। कैसे बेटा? ये कब नहीं होगा? या तो ये जीरो होगा या सरप्लस में होगा, यही दो ऑप्शन है ना। देखो जब ये जीरो है बट यहां डेफिसिट हो सकता है, आ गया डेफिसिट यहां पर। अगर ये सरप्लस है, मान लो -500 रुपए हमें मिलने हैं, माइनस क्यों? क्योंकि फॉर्मूला क्या है? एक्सपेंडिचर माइनस रिसिप्ट। तो रिसिप्ट अगर ज्यादा होगी तो माइनस में आएगी। तो अगर ये सरप्लस में है बट यहाँ का डेफिसिट इस सरप्लस से अगर ज्यादा हुआ, फिस्कल डेफिसिट तो पॉसिबल है अभी। ठीक है, तो दोनों केसेस में फिस्कल डेफिसिट पॉसिबल। क्लियर? फिर आता है बेटा नॉर्मल सी डेफिनेशन, प्लान एक्सपेंडिचर, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। प्लान कौन सा होता है? जो 5 ईयर प्लान के लिए खर्चे करते हो। जब आप 5 ईयर प्लान, क्योंकि हमें पता है 5 साल योजना बनती है हमारी कंट्री में, तो जो 5 ईयर प्लान के लिए जो खर्चे हो रहे हैं दैट इज नोन एज प्लान एक्सपेंडिचर। और नॉन प्लान जो उसके अलग खर्चे होंगे, जैसे लाइक अर्थक्वेक विक्टिम्स को पैसा दे दिया, तो क्या ये प्लान था हमारा? नहीं, ये नॉन प्लान। फिर एक आता है बेटा डेवलपमेंटल एंड नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। डेवलपमेंटल कौन से? जिससे हमारी डेवलपमेंट हो रही है, फॉर एग्जांपल लाइक एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, इन चीजों के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो डेवलपमेंटल है। नॉन डेवलपमेंट लाइक हम जस्टिस के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, तो वो नॉन डेवलपमेंट, बट हाँ वो जरूरी जरूर होते। फिर आता है बेटा कुछ डिफरेंस है, वो नॉर्मल है, हमें पता ही है। मीनिंग क्या है? जैसे डायरेक्ट का उसकी लायबिलिटी इंसिडेंस नहीं शिफ्ट हो सकते, इनडायरेक्ट हो सकते हैं, डिफरेंट होते हैं। शिफ्टिंग इंसिडेंस नहीं शिफ्ट होती, उसमें हो सकती है। इंपोजिशन ये इनकम पे लगता है, वो गुड्स पे लगता है। मार्केट प्राइस का कोई भी इंपैक्ट नहीं होता इसका, होता है। ऐसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर का डिफरेंस है, रेवेन्यू डेफिसिट और कैपिटल का। ठीक है, वो तो हो ही जाएंगे। फिर कुछ डेफिनेशंस है लाइक इनकम टैक्स जो इनकम के ऊपर लगता है। फिर एक आता है कॉर्पोरेट टैक्स जो आपके प्रॉफिट्स के ऊपर लगता है कंपनी के। वेल्थ टैक्स आपके एसेट जो पोजेशन में आपके। एक्साइज मैन्युफैक्चरिंग पे, ये नो डाउट है नहीं है बट फिर भी कहीं ना इनका पॉइंट आ जाता है, तो इसलिए मैंने लिखे। और हाँ एग्जैक्टली तो खत्म हुए नहीं है क्योंकि पेट्रोल वगैरह के ऊपर तो भी वैट वगैरह लगता ही है, तो इसलिए हमें पढ़ना जरूरी है ये चीज। जीएसटी तो हमने पहले पढ़ लिया, इसलिए मैंने उसको इसमें इंक्लूड नहीं किया। सेल्स टैक्स जो सेल्स के ऊपर लगता है। सर्विस जब हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो उसके ऊपर लगता है। कस्टम ड्यूटी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर। एक होता है इस चीट, जब किसी पर्सन की डेथ हो जाती है और उसने अपनी कोई लीगल, उसका कोई लीगल हायर नहीं था और उसने अपनी कोई विल भी नहीं बनाई हुई है, तो उसकी प्रॉपर्टी कौन एक्वायर कर लेगा? गम। ठीक है, वो किस में आता है? इस चीट। कोई डाउट बेटा यहां तक? ये था आपका पूरा का पूरा चैप्टर। एक न्यूमेरिकल पॉइंट मैं बता देता हूँ कि न्यूमेरिकली कैसे करना है इसका। ठीक है, पहले तो मैं इसका फॉर्मूला बता देता हूँ, फॉर्मूले क्या क्या चीजें उसके अकॉर्डिंग। जैसे लाइक आपको रेवेन्यू डेफिसिट निकालना है, इसका फॉर्मूला रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू फिस्कल डेफिसिट, टोटल बजट एक्सपेंडिचर माइनस टोटल बजट रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरिंग। मैंने बताया बोरिंग जरूर लिखना, एक्सक्लूड। या फिर दूसरा ऑप्शन कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसिप्ट प्लस रेवेन्यू रिसिप्ट।
या फिर इन दोनों का डिफरेंस कैपिटल डेफिसिट, इन दोनों का डिफरेंस रेवेन्यू डेफिसिट, या फिर किसके इक्वल, बोरिंग के इक्वल। क्लियर? एंड लास्ट प्राइमरी डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। ठीक है जी। अब लाइक क्वेश्चन मैंने आपको दिया हुआ है यहाँ पर सामने, उन्होंने क्या रेवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट निकालो, राइट। तो उसके लिए हमें रेवेन्यू निकालना, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट चाहिए। देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिया हुआ है बट रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं दी हुई। हमने कहा था रेवेन्यू रिसिप्ट कितने टाइप की होती है, दो टाइप की, टैक्स एंड नॉन टैक्स। देखो ऐसी कुछ चीजें दी है, टैक्स और नॉन टैक्स दिया हुआ है ना, तो उसके लिए कैसे करना है हमने, लाइक रेवेन्यू रिसिप्ट, टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू। ठीक है, टैक्स रेवेन्यू क्या है 47, नॉन टैक्स रेवेन्यू 10, 57 हो गया। तो रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू सिप, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है 80 माइनस 57 कितना आ गया 23। समझ आया, कोई डाउट? फिर फिजिकल डेफिसिट निकालना बेटा। देखो फिजिकल डेफिसिट के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए, टोटल बजट एक्सपेंडिचर सिर्फ डायरेक्टली तो दिया नहीं, बोरिंग वो नहीं दी हुई। तो देखते हैं इनमें से कोई पॉइंट दिया है क्या, कैपिटल एक्सपेंडिचर, बोरिंग दी हुई है, सॉरी बोरिंग दी है तो सीधा बोरिंग आ जाएगा, कितना 32। अब मैं एक चीज बताऊंगा यहाँ पर, ध्यान से सुनना। मान लो बोरिंग दी हुई थी बट आपको ध्यान नहीं आया, तो आपका क्वेश्चन कैसे गलत होगा। आपने देखा कैपिटल रिसिप्ट दी हुई है, आपने देखा रेवेन्यू रिसिप्ट, वो सर हमने निकाल लिया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सर निकाल लिया हमने, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं दिया हो तो सर जीरो ले लिया। नहीं, क्योंकि जब आपको बोरिंग दी हुई है तो आप कैपिटल एक्सपेंडिचर को जीरो नहीं ले सकते थे। बट अगर ये बेटा पॉइंट ना दिया होता तो आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ता, तब ये आप जीरो ले सकते। ठीक है, ये ध्यान रखना है पड़ेगा। ठीक है, और लास्ट प्राइमरी डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। फिजिकल डेफिसिट कितना है 32, इंटरेस्ट पेमेंट दी हुई है कितनी 20, कितना आ गया बेटा 12। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला गेम है, आपको फॉर्मूले रिवाइज है, फॉर्मूले याद है, आपने वैल्यू पुट करनी है, क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये था बेटा आपका पूरा गवर्नमेंट बजट चैप्टर। नेक्स्ट क्लास में हम फॉरेन एक्सचेंज रेट और बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है जी।